जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। मूलों की प्रकृति। मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका विविक्तकर क्या होगा? विविक्तकर, जिसको d कहा जाता है, ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्तकर क्या चीज है? अगर आपको याद हो श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा यही बी स्क्वायर माइनस 4ac ही क्या है? d है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब जो मूलों की प्रकृति की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो मूलों की प्रकृति, ये मूलों की प्रकृति टोटली डिपेंडेंट ऑन विविक्तकर। ये विविक्तकर पर ही डिपेंड करती है। वो कैसे? आपको इसमें दिख रहा होगा जो भी चीज़ें इसके अंदर समीकरण के मान में जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, x की जो दो वैल्यू है, दो मूल है, वो माइनस बी प्लस समथिंग अपॉन 2a, फिर माइनस बी माइनस समथिंग अपॉन 2a। ये जो समथिंग है ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है और इसी पर ही हमारे मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। वो कैसे? अगर d को हम लेस देन 0 कर दें, यानी d की वैल्यू अगर हमें लेस देन 0 प्राप्त होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब कोई संख्या क्या होगी? निगेटिव होगी, माइनस में। अगर वो निगेटिव प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है काल्पनिक नंबर, इमेजिन नंबर्स का, काल्पनिक संख्याओं का। काल्पनिक संख्या ये कहते किसे हैं? काल्पनिक संख्या। तो बेटा जी काल्पनिक संख्या आप शॉर्टकट में ऐसा समझ लीजिए कि हर वह संख्या जो ऋणात्मक हो और अंडर रूट के अंदर लिखी हो। संख्या कैसी हो? ऋणात्मक हो और अंडर रूट के अंदर लिखी हो। जैसे ये रूट में लिखी हुई है -2, रूट में लिख दो -4, ये पूर्ण वर्ग है -4, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो माइनस में है और रूट के अंदर लिखा हुआ है तो ये सारी की सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कही जाती हैं। कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, कभी कभी माइनस बाहर लगा करके लिख दिया जाएगा 3 ऐसे करके, तो ये काल्पनिक संख्या नहीं है, ये वास्तविक है। क्यों? क्योंकि 3 प्लस का है, रूट 3 एक वास्तविक संख्या जो कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के पीछे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऋणात्मक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो ये एक वास्तविक संख्या है। ठीक, ये काल्पनिक संख्या क्यों? क्योंकि अपरिमेय तो है ही नहीं, है अंडर रूट के अंदर लिख दिया गया और माइनस में लिख दिया गया। अंडर रूट में माइनस में लिखी हुई संख्या न परिमेय होती है और ना ही अपरिमेय होती है, यह सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक संख्या होती है। तो इसको हम इरेज नहीं करते हैं। अब कह रहा है कि d इज लेस देन 0। अगर d 0 से छोटा हो जाए अर्थात माइनस में हो जाए तो वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, भाई अंडर रूट के अंदर d लिखा हुआ है और d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो मतलब ऋणात्मक होगी, और अगर ऋणात्मक होगी तो वो संख्या क्या हो जाएगी? काल्पनिक हो जाएगी। काल्पनिक संख्या को आप ना किसी में जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं, तो फिर वो पूरा का पूरा मान ही क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना बताना है। इसको मैं यदि d इज लेस देन 0 तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होने वाले हैं? एक लाइन में लिख दीजिए, काल्पनिक होंगे। एक शब्द में उत्तर खत्म, काल्पनिक होंगे। इसी को आप कह सकते हो कि आभासी होंगे।
अब यहाँ सवाल ये उठता है, ये काल्पनिक तो हो गए, लेकिन समान होंगे क्या असमान होंगे? तो इसमें समान असमान काल्पनिक में बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जान लीजिए बेटा, कोई भी संख्या है, ये काल्पनिक ही सही, लेकिन अगर एक बार माइनस बी में से आप जोड़ेंगे, एक बार माइनस बी में से आप घटाएंगे, तो जोड़ने और घटाने पर अंतर तो कुछ ना कुछ आगे करेगा। तो हम मान लेते हैं कि क्या होगी, असमान होगी, काल्पनिक होगी और असमान होगी। ये पहली बात हो गई। इसमें दूसरा पॉइंट क्या बनता है, यदि d इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो के बराबर हो जाए, d जीरो के बराबर होने का मतलब है कि अंडर रूट में लिखी हुई संख्या जीरो के बराबर होगी, मतलब इसका काम खत्म। भाई जीरो होने का मतलब पूरा खत्म हो गया ये। तो माइनस बी प्लस जीरो और माइनस बी माइनस जीरो, मतलब माइनस बी रह जाएगा ऊपर अंश में, और हर में 2 है, तो कुल मिलाकर के माइनस बी अपान 2a आएगा। और समीकरण के दोनों मूल माइनस बी अपान 2a ही रहेंगे, क्योंकि माइनस बी में एक बार आप जीरो घटाओगे तो भी वही आएगा, जोड़ोगे तो भी वही आएगा। तो माइनस बी अपान 2a दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में तो द्विघात समीकरण के मूल सबसे पहले तो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक क्यों? मैंने कहा कि अंडर रूट के अंदर माइनस में लिखी होगी संख्या तभी काल्पनिक होगी। जब जीरो आ गया तो उसका जीरो ना माइनस होता ना प्लस होता है, तो ये काम खत्म जीरो आ जाने पर, तो वास्तविक हो जाएगा पहली बात तो। और समान होगा, जो कि अभी हमने देखा समान होगा, बस। बाकी परिमेय अपरिमेय आप इसे एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो निर्भर करता है बी और ए पर। अगर ये परिमेय होंगे तो परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय होंगे तो परिमेय हो जाएगा। कुल मिलाकर के वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे इसके मूल। अब तीसरी कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या बन रही है? तीसरी कंडीशन बन रही है बेटा कि यदि d इज ग्रेटर देन जीरो, अगर d जीरो से बड़ा हो, लेकिन जीरो से बड़ा होने पर दो बातें आ जाती हैं। एक तो जैसे रूट में लिख दिया गया 3, ये जीरो से बड़ा है। एक लिख दिया गया रूट में 4, ये भी जीरो से बड़ा है। डी के वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ डी की वैल्यू 4 है, दोनों के दोनों जीरो से बड़े हैं। लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वो आ जाएगा प्लस माइनस 2, चूंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये अपरिमेय रह जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो इसका मतलब जीरो से बड़ा होने पर एक शर्त और आ जाती है, परिमेय और अपरिमेय की कंडीशन और बन जाती है। तो लेकिन ये परिमेय और अपरिमेय कब बनेगा? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, तथा पहली बात तो जीरो से बड़ा हो, और क्या हो, और पूर्ण वर्ग हो। यदि d जीरो से बड़ा भी हो और पूर्ण वर्ग हो, तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? तो समान तो केवल जीरो पर ही हो सकते हैं, समान तो किसी कीमत पर नहीं होंगे। अब इसलिए नहीं होगा कि d की वैल्यू अगर आप कुछ भी रखोगे तो एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे तो अलग अलग आना है। तो पहली बात ये वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक। और क्या होंगे? और असमान होंगे। वास्तविक होंगे, असमान होंगे, तथा परिमेय होंगे। वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे। कब? जब वो जीरो से बड़ा होगा d का मान, और वो भी पूर्ण वर्ग हो तो। अब एक कंडीशन और बच रही है, इसे आप क्रम से लिख लीजिएगा। चौथी कंडीशन ये बनती है कि यदि d इज ग्रेटर देन जीरो, d इज ग्रेटर देन जीरो, तथा पूर्ण वर्ग ना हो। d जीरो से बड़ा तो हो, इसमें क्या था कि d जीरो से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग भी हो। इसमें क्या है कि d जीरो से बड़ा तो हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो क्या होगा? तो भैया वो
अपरिमेय रह जाएगा, √3, √2, √5, √7, √6 इस टाइप की संख्याएं अपरिमेय रह जाएंगी। तो आपको लिखना क्या है कि ये मूल तो इसके हो जाएंगे वास्तविक, पहली बात तो वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे। ये हुई बात मूलों की प्रकृति की। तो यहाँ पे आपको केवल 4 कंडीशन याद रखनी है कि यदि मूल 0 से d का मान 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक हो जाएंगे, अगर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान रहेंगे। तो कुछ चीज़ें याद करने के लिए एक छोटे सा दिमाग में ट्रिक सा बना लिया करो कि जैसे काल्पनिक केवल एक ही जगह है, कहाँ? 0 से छोटा होने पर, बाकी सब वास्तविक रहेगा, हर कंडीशन में वास्तविक। याद रखिए, अगर 0 से छोटा d है तो काल्पनिक रहे तो सारे के सारे हर कंडीशन में वास्तविक। ठीक, अब आपको वास्तविक काल्पनिक में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर बचता है समान और असमान का। तो समान केवल 0 पर होगा, 0 पर ही समान है, बाकी हर जगह क्या है? असमान है। अब बची बात परिमेय और अपरिमेय की। तो बेटा जी परिमेय तभी होगा, परिमेय अपरिमेय 0 से बड़े होने के ही केस में है 0 परिमेय परिमेय। इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है, ये पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। आप इसको शब्द से याद कर लीजिए, पूर्ण वर्ग, प से पूर्ण वर्ग, पा से परिमेय। अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो परिमेय नहीं है। दैट इज ऑल। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये मूलों की प्रकृति से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कक्षा 10 में। और अभी तक के लिए इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर। थैंक यू।